नमस्ते। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, ट्रेडर का अपना दिमाग। हमारे सामने ट्रेडिंग इन द जोन के पहले अध्याय के कुछ मुख्य विचार हैं। और देखिए, हमारा मकसद किसी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या कोई हॉट टिप पर बात करना नहीं है, बल्कि उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करना है कि क्यों इतने सारे होशियार और आप कह सकते हैं सफल लोग ट्रेडिंग में आकर लगातार पैसा गंवा देते हैं। चलिए इस दिमागी खेल की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी सारी ऊर्जा और समय ये पता लगाने में लगा देते हैं कि क्या ट्रेड करना है या कब ट्रेड करना है। लेकिन ये किताब हमें एक अलग सवाल पूछने पर मजबूर करती है, ट्रेड करते समय कैसे सोचना है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती बाजार के चार्ट को समझना नहीं है, बल्कि अपने मन के उतार चढ़ाव को समझना और उसे काबू में करना है। असल लड़ाई, जैसा कि किताब में बताया गया है, वो बाजार के विश्लेषण और उस विश्लेषण पर अमल करने के बीच के फासले को पाटने की है। ठीक है, तो इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि ट्रेडिंग बाहर से कितनी आकर्षक लगती है। मतलब असीमित मुनाफे की संभावना, अपनी शर्तों पर काम करने की आजादी, एक लैपटॉप और इंटरनेट से दुनिया में कहीं भी बैठकर पैसा कमाने का सपना। लेकिन लेखक का तर्क है कि यही पहली धारणा अक्सर सबसे बड़ा जाल क्यों बन जाती है। हाँ, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। अच्छा, हाँ, क्योंकि यही आकर्षण एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह काम करता है। लोगों को लगता है कि अगर वो एक सफल डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेस ओनर है, तो उनकी बुद्धिमत्ता और सफलता का फॉर्मूला ट्रेडिंग में भी काम करेगा। वे सोचते हैं, अगर मैं अपने इतने मुश्किल करियर में कामयाब हो सकती हूँ, तो ट्रेडिंग क्या चीज है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ट्रेडिंग के लिए पारंपरिक बुद्धिमत्ता से ज्यादा एक अलग तरह के मानसिक कौशल की जरूरत होती है। ये दिलचस्प है कि आप अलग तरह के कौशल की बात कर रही हैं। मतलब एक सफल सर्जन की दिमागी स्थिरता और एक सफल ट्रेडर की दिमागी स्थिरता में फर्क है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है। एक सर्जन एक बहुत ही नियंत्रित, एक कंट्रोल्ड वातावरण में काम करता है। उसे पता होता है कि अगर वो एक प्रक्रिया को सही तरह से करेगा तो नतीजा भी अनुमान के मुताबिक होगा। लेकिन बाजार एक अनियंत्रित और अनिश्चित वातावरण है। सही बात है। यहाँ आप सब कुछ सही कर सकते हैं और फिर भी नतीजा आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए किताब साफ तौर पर कहती है कि समस्या बुद्धिमानी की कमी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुशासन की कमी है। ये एक ऐसा मैदान है जहां आपकी डिग्रियां या आपकी पिछली सफलताएं आपकी मदद नहीं करती, अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है। वाह, ये क्रिकेट विशेषज्ञ वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। मैंने खुद भी कई बार ये महसूस किया है कि जब आप सिर्फ देख रहे होते हैं तो हर चाल कितनी साफ और आसान लगती है, लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है, खेल पूरी तरह बदल जाता है। ये जानना और करना, इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? ये दिमागी खाई क्यों पैदा होती है? ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये खाई भावनाओं से भरी हुई है। जब कोई ट्रेडर बाजार को सिर्फ देख रहा होता है तो कोई भावना नहीं होती, सिर्फ तर्क और विश्लेषण होता है। अब भावनात्मक हिस्सा, जैसे डर और लालच, वो नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। कल्पना कीजिए एक ट्रेडर की जो सब कुछ सही कर रहा है। उसने अपना होमवर्क किया है, चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, उसका सिस्टम बाय का सिग्नल दे रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाय बटन दबाने वाला होता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो रुक जाता है। और उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त? वो क्या सोचता है? उसके दिमाग में सवाल आते हैं, क्या होगा अगर ये ट्रेड गलत हो गया? क्या होगा अगर मेरे घुसते ही बाजार पलट गया? पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल, ये नुकसान का डर है। ये डर उसे एक अच्छे सोचे समझे ट्रेड को लेने से रोक देता है और फिर वो बस देखता रह जाता है और बाजार उसकी सोची हुई दिशा में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। मतलब इतना ज्यादा सोचना कि आप कोई कदम ही ना उठा पाएं। और इसके विपरीत भी होता होगा। लालच के बारे में क्या? मुझे लगता है लालच का एक रूप वो भी है जिसे आजकल लोग फोमो या मौके से चूक जाने का डर कहते हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। लालच सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने मुनाफे को और बढ़ाना चाहते हैं। लालच का एक बहुत बड़ा रूप फोमो ही है। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो ट्रेडर बिना विश्लेषण के सिर्फ इसलिए कूद पड़ता है क्योंकि उसे डर लगता है कि वो एक बड़ा मुनाफा खो देगा। ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। हाँ, तार्किक निर्णय नहीं।
और दूसरा रूप तब दिखता है जब एक मुनाफे वाला ट्रेड चल रहा होता है। ट्रेडर सोचता है शायद ये और ऊपर जाएगा, थोड़ा और मुनाफा कमा लूं। वो अपने तय किए गए लक्ष्य को नजरअंदाज कर देता है और इंतजार करता रहता है। फिर अचानक बाजार पलट जाता है और अंत में वो मुनाफा भी नुकसान में बदल जाता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि ट्रेडर्स की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही भावनात्मक हस्तक्षेप है, न कि विश्लेषण की कमी। किताब में बताया गया है कि लगभग 95% ट्रेडर्स लगातार पैसा खोते हैं। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि सफल होना कितना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका कारण गलत जगह ढूंढते हैं। किताब के मुताबिक लोग अपनी मानसिकता की जांच करने के बजाय बाहर दोष क्यों मुड़ते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमारे इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करना ये बहुत मुश्किल होता है। अहंकार को चोट पहुंचती है। बिल्कुल। इसलिए जब एक ट्रेडर को घाटा होता है तो ये कहना ज्यादा आसान लगता है कि बाजार ने मेरे साथ धोखा किया, या मेरी रणनीति ही खराब थी, या फिर मेरे ब्रोकर ने मेरा स्टॉप लॉस हंट कर लिया। वे एक पवित्र ग्रेल की तलाश में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कूदते रहते हैं, ये सोचे बिना कि असली समस्या सिस्टम में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले ट्रेडर के दिमाग में है। तो ये एक तरह का बचाव तंत्र है। लेकिन क्या ये तर्क देना सही नहीं होगा कि कुछ ट्रेडिंग सिस्टम वास्तव में खराब होते हैं? एक ट्रेडर कैसे जानेगा कि समस्या सिस्टम में है या उसके अपने दिमाग में? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। और हाँ, बिल्कुल कुछ सिस्टम खराब हो सकते हैं, लेकिन किताब का तर्क ये है कि जब तक आप अपने हर ट्रेड के नतीजे की 100% जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप ये कभी नहीं जान पाएंगे। जब तक कोई ट्रेडर ये नहीं कहता कि ये ट्रेड मैंने लिया था, इस बटन को मैंने दबाया था और इसका नतीजा पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी है, तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि हर नुकसान आपकी गलती है। इसका मतलब है कि आप नतीजे के मालिक हैं। एक बार जब आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं, तभी आप निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं कि क्या आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है या आप डर के कारण सिस्टम के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब तक कोई ट्रेडर ये जिम्मेदारी नहीं लेता, वो हमेशा बाहरी समाधान ढूंढता रहेगा, जबकि समाधान उसके अंदर ही है। ये जिम्मेदारी लेने वाली बात बहुत जरूरी है। लेकिन मान लीजिए एक ट्रेडर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वो मानता है कि समस्या उसके सोचने के तरीके में है, तो उसे अपनी सोच में अगला कौन सा बड़ा बदलाव लाना होगा? ये सिर्फ अनुशासित रहो कहने से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। बिल्कुल, अनुशासित रहो कहना आसान है, करना मुश्किल। असली बदलाव मानसिकता में होता है। यह अध्याय एक संभाव्य मानसिकता यानी कि एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट विकसित करने की नींव रखता है। ये इस पूरी किताब के दर्शन का केंद्र है। इसे समझने के लिए एक कैसीनो का उदाहरण लेते हैं। कैसीनो का मालिक ये नहीं सोचता कि रूलेट का अगला स्पिन लाल आएगा या काला। वो बस ये जानता है कि लंबे समय में हजारों स्पिन के बाद नियम उसके पक्ष में है और वो पैसा कमाएगा। उसे हर एक स्पिन के नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कह रही हैं कि सफल ट्रेडर्स बाजार को एक कैसीनो की तरह देखते हैं, जहां वे मालिक हैं, खिलाड़ी नहीं। एकदम सही। एक असफल ट्रेडर हर ट्रेड को एक अकेली जंग की तरह देखता है। वो सोचता है क्या ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा, और इसी सोच से डर और लालच पैदा होता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर जिसके पास एक संभाव्य मानसिकता है, वो जानता है कि किसी भी एक ट्रेड का नतीजा पूरी तरह से अनिश्चित है। सबसे अच्छा विश्लेषण भी गलत हो सकता है। सही बात। इसलिए वो किसी एक ट्रेड के सही या गलत होने पर ध्यान ही नहीं देता। तो फिर वे किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं अगर नतीजे पर नहीं? वे अपनी रणनीति के सही अमल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनकी रणनीति में एक सकारात्मक बढ़त है, एक पॉजिटिव एज है, मतलब एक ऐसा तरीका जो सांख्यिकी रूप से 100 ट्रेडों के बाद नुकसान से ज्यादा मुनाफा देने की संभावना रखता है। हाँ बिल्कुल, तो वो लंबे समय में सफल होंगे। उनका काम बस अपनी बढ़त को बार बार बिना किसी भावना के अनुशासन के साथ लागू करना है। ये निश्चितता के बारे में सोचना छोड़कर संभावनाओं के खेल के रूप में सोचने का तरीका है। किताब कोई जादुई फॉर्मूला नहीं दे रही, बल्कि सोचने का एक ऐसा तरीका बता रही है जिसे किसी भी रणनीति पर लागू किया जा सकता है। ये मानसिकता का बदलाव ही 95% असफल लोगों को 5% सफल लोगों से अलग करता है। तो आज की चर्चा से कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। ट्रेडिंग ये मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक खेल है।
सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि अपने अंदर की भावनाओं, खासकर डर और लालच से है। और सच्ची सफलता की शुरुआत अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेने और हर एक ट्रेड के नतीजे से खुद को अलग करके एक अनुशासित, संभाव्य मानसिकता विकसित करने से होती है। ये प्रक्रिया पर ध्यान देने के बारे में है, परिणाम पर नहीं। और एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जो ट्रेडर्स हमें सुन रहे हैं, वे अपने पिछले 10 ट्रेड्स के बारे में सोच सकते हैं। खुद से ये सवाल पूछें, क्या वे निर्णय एक शांत, अनुशासित योजना पर आधारित थे या वे किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया का नतीजा थे? क्या आपने डर के कारण जल्दी मुनाफा काट लिया? क्या आपने मौके से चूक जाने के डर से किसी चलते हुए ट्रेड में छलांग लगा दी? या क्या आपने उम्मीद में अपने स्टॉप लॉस को हटा दिया? इसका उद्देश्य अतीत के फैसलों पर पछताना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए आत्म जागरूकता का निर्माण करना है। ये समझना कि आपके निर्णय कहाँ से आ रहे हैं, बदलाव की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह अध्याय एक ट्रेडर के मन की दुनिया में यात्रा की बस शुरुआत है। यह हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देता है और आगे आने वाली गहरी समझ के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है।